स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2019 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 21। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। नो, इंफ्रारेड रेडिएशंस तो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड और इन गैसेस। इंफ्रारेड रेडिएशन सॉलिड और गैसेस में भी ट्रैवल कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी है इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ओनली ट्रैवल इन वैक्यूम। नो, इंफ्रारेड रेडिएशंस वैक्यूम के अलावा एयर और सॉलिड में भी मूव कर सकती हैं, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड इन गैसेस। यस, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, गैसेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ इज लेटेंट हीट डिफाइंड? लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है? लेटेंट हीट स्टूडेंट्स वो थर्मल एनर्जी या हीट होती है जब हम इसे किसी मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं तो मटेरियल अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। सॉलिड को प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे तो वो गैसेस में चेंज हो जाएगा, तो ये थर्मल एनर्जी होती है। लेटेंट हीट की डेफिनेशन ये है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है द थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड बाय यूनिट मास ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट टेंपरेचर चेंजिंग। नो स्टूडेंट्स, ये यूनिट मास की एनर्जी नहीं होती। ऑप्शन बी है द थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब और इमिट बाय अ यूनिट मास ड्यूरिंग यूनिट टेंपरेचर चेंज। नो, टेंपरेचर चेंज इसमें आता ही नहीं है, टेंपरेचर तो कांस्टेंट रहता है जब स्टेट चेंज होती है। ऑप्शन सी है द थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब और इमिटेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट अ टेंपरेचर चेंज। यस, सी पार्ट करेक्ट है कि जब मटेरियल जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है टेंपरेचर को चेंज किए बगैर, तो जो थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन लो प्रेशर हाइड्रोजन देयर आर नो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स विद ईच अदर। ओके, which statement describes the motion of a molecules between one collision and in the next? Okay, तो one and एक कोलिजन के बाद जो नेक्स्ट कोलिजन होनी है उसके दरमियान जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की, मोशन किस तरह पे होगी वो हमने बताना है। ऑप्शन ए है इट मूव्स विद चेंजिंग स्पीड एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन। नो, वी नो दैट जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हुए हैं, ये टू पार्टिकल्स आपस में यूं कोलाइड हुए हैं और कोलाइड होकर ये पार्टिकल वापस इस डायरेक्शन में आया है, तो अब इसने स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहना, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी जब तक ये नेक्स्ट पार्टिकल से कोलाइड नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं, इट मूव्स विद चेंजिंग स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन चेंजिंग स्पीड में भी चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन सी है इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट चेंज डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन में चेंज की बात कर रहा है, हालांकि डायरेक्शन में चेंज नहीं आना, वो पार्टिकल स्टेट ही, गैस के पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। ऑप्शन डी है इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, तो डी पार्ट करेक्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा और स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा जब तक वो नेक्स्ट कोलाइड नहीं करता नेक्स्ट पार्टिकल से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ गैस इज enclosed in a container of fixed volume. The gas gains heat energy from an external source. Okay, what happens to the molecules of the gas? अब गैस ने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की है। अब एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो पार्टिकल जो है, जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो फास्टर मूव करेंगे। अब तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। दे एक्सपैंड। नो। बी ऑप्शन है दे मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर। यस, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और वो फास्टर मूव करेंगे, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। A wave on a water travels toward a stationary board. Okay, as the wave passes, the board starts to move up and down and gains kinetic energy from the wave. Okay, which property of the wave changes as the wave passes the board? अब जब ये वेव इस बोर्ड के नीचे से पास होगी तो अब ये जो एनर्जी स्टोर है इस वेव में, वो एनर्जी बोर्ड को ट्रांसफर होगी और बोर्ड जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगी। अब वेव ने अपनी एनर्जी इस बोर्ड को दे दी तो वेव में एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो एनर्जी है वो डिफाइन करती है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इस वेव में एनर्जी होती है, उतने ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो अब एनर्जी अगर कम होगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन एम्पलीट्यूड है, यस, तो ए ही करेक्ट होगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विच वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है? स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन है गैमा रेज, नो गैमा रेज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती। बी लाइट भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सी ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड वेव, यस जो साउंड वेव्स हैं हमने पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो अल्ट्रासाउंड भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसके 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये f है और ये 2f है, तो 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इमेज किस तरह की बनेगी? Which statement about the image is correct? इमेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It is in larger, no. We know that converging lens में large image तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंस से करीब पड़ा हो, यहाँ पर पड़ा हो, तो ऐसा तो नहीं है। बी पार्ट है इट इज इन्वर्टेड, यस जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, अपोजिट इमेज बनाता है इस तरह, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द लेंस इन द डायग्राम प्रोड्यूस एन इमेज आई ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ। ओके, व्हाई इज दिस नॉट द रे डायग्राम फॉर अ फोटोग्राफिक इनलार्जर? तो ये फोटोग्राफिक इनलार्जर की डायग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बन रही है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग कि ये विजुअल पिक्चर है, विजुअल इमेज बनेगी। ऑप्शन ए है द इमेज इज मैग्नीफाइड, यस इमेज मैग्नीफाई तो है लेकिन ये फोटोग्राफिक इनलार्जर ना होने की रीजन नहीं है। बी ऑप्शन है द इमेज इज विजुअल, यस इमेज है विजुअल है जिसकी वजह से ये इमेज फोटोग्राफिक इनलार्जर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ आइडियल फ्रीक्वेंसी फॉर हेल्थी ह्यूमन एयर? तो हेल्थी ह्यूमन एयर की जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो नो दैट वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक होगी, यानी कि सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। The speed of sound in air is CA. Okay, the speed of sound in water is CW, and the speed of sound in ice is CI. Okay, which relationship is correct? We know that कि जो speed of sound है वो solid में सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ice है तो ice में speed of sound सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जो है water liquid में उससे कम होती है speed of sound, तो इसके बाद लिक्विड्स के नंबर आएगा, एंड द लास्ट में जो सबसे ज्यादा कम स्पीड होती है वो साउंड की एयर में होती है, तो सी ए लास्ट में आएगा। तो हमने देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। सी ए इज ग्रेटर देन सी आई, एयर में सॉलिड से स्पीड ज्यादा होती है, नो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। एयर में स्पीड वाटर से ज्यादा होगी, नो ये भी रॉन्ग है। आइस में स्पीड वाटर से ज्यादा होगी, यस तो सी पार्ट करेक्ट है कि स्पीड ऑफ sound in ice is greater than speed of sound in water. Okay students, तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो लाजमी कर दें, ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको पेपर 2 का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, और नेक्स्ट जो पेपर 1 है 2019, 20 और 21 का 22 का वो सब भी प्रोवाइड करना है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको पर वक्त मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ कार इग्निशन स्विच एंड स्टार्ट मोटर्स। ओके, ये हमारे पास स्विच है कार के ऑन होने का और नीचे पूरा उसका सिस्टम है, एक रिले सर्किट हमने यूज किया है और नीचे हमने बैटरी को, स्टार्ट मोटर को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? The ignition switch is in the circuit with long thin wire and the start motor is in the circuit with short thin wire. What is the explanation for the choice of wire? तो वायर किस तरह की लगानी हमने स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर आपको पहले समझा देता हूँ कि ये जो इग्निशन स्विच है इसने जस्ट सिग्नल भेजना होता है इस रिले सर्किट को, और रिले सर्किट की डेफिनेशन हमें पता है कि रिले सर्किट क्या करता है, स्मॉल करंट की अमाउंट लेकर लार्ज करंट हम उससे होल्ड करते हैं, लार्ज करंट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि स्मॉल करंट से लार्ज करंट को हम कंट्रोल करते हैं। तो यानी कि ये जो हमारे पास वायर है इससे बहुत स्मॉल सा करंट आना होता है, वो जस्ट सिग्नल प्रोवाइड करता है रिले सर्किट को ताकि वो लार्ज सर्किट को ऑन कर सके। तो
तो ये जो हमारे पास इग्निशन स्विच है इसकी वायर हमारे पास थिन भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत स्मॉल सा करंट हमने रिले सर्किट को देना होता है और इनकी लेंथ ज्यादा भी होगी तो रेजिस्टेंस से हमें कोई इतना इश्यू नहीं होने वाला। लेकिन जो बैटरी है इसकी वायर थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और ये वायर होनी भी छोटी चाहिए ताकि रेजिस्टेंस जितनी कम हो उतना बेहतर होगा और उतनी हमारी मोटर की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी। तो ये जो हमारे पास बैटरी की वायर है ये हमारे पास थिक होनी चाहिए और ये शॉर्ट भी होनी चाहिए, इनकी लेंथ भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शंस को देखते हैं। ईच सर्किट नीड्स टू कंटेन द सेम टोटल मास ऑफ वायर, सेम वायर नहीं चाहिए हमें। बी ऑप्शन है थिकर वायर हीट अप मोर क्विकली देन द रिले इज स्विच ऑन, जब रिले स्विच ऑन करेगा तो थिकर वायर मोर हीट होंगी, नहीं, थिकर वायर तो शॉर्ट कम हीट होती है, मोर हीटली नहीं होती वो। सी ऑप्शन है थिन वायर हैव लोअर रेजिस्टेंस, नो, थिन वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है लेकिन क्योंकि अगर उसमें अगर करंट स्मॉल पास होना है तो वो लो रेजिस्टेंस ही काउंट होती है, फिर वो ज्यादा नहीं होती, फिर हमें वो ज्यादा रेजिस्टेंस भी बहुत कम होती है क्योंकि हमने बहुत स्मॉल सा करंट पास करना होता है, लेकिन थिन वायर की रेजिस्टेंस हाई होती है। डी ऑप्शन है द इग्निशन स्विच सर्किट कैरीज अ स्मॉलर करंट एंड देन द स्टार्टर मोटर सर्किट, यस, जो इग्निशन स्विच सर्किट है उसका करंट स्मॉलर होगा मोटर के सर्किट से, यस, तो डी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 33। द डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट, एक सिंपल सा हमारे पास सर्किट है। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज इंक्रीज, अगर हम ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें, यहाँ पर मैं अपर डायरेक्शन में एरो बना देता हूँ, तो इस पूरे सर्किट पर क्या इफेक्ट होगा। द लैंप्स आर डिमर एंड द मोटर रोटेट्स मोर क्विकली, लैंप डिमर हो जाएंगे, ये ऐसी बात तो सही है क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो ये रेजिस्टेंस लोड ज्यादा लेना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ तक जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है कम पहुंचेगा तो ये डिमर हो जाएंगे, वोल्टेज कम पहुंचेंगे इन लैंप्स तक। और मोटर में भी वोल्टेज कम मिलेंगे मोटर को भी, तो वो मोर क्विकली मूव नहीं करेगी, वो भी स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पर क्विकली वाला इशू है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द लैंप्स आर डिमर एंड द मोटर रोटेट्स मोर स्लोली, यस, मोटर भी स्लो हो जाएगी, सारे के सारे पार्ट्स जो है उनको एनर्जी कम प्रोवाइड होगी, कम मिलेगी तो सब स्लो हो जाएंगे और रेजिस्टेंस जो है उसने ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शो द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी बतानी हमने। ए है द करंट I is 2 एम्पेयर, पॉसिबल है, इसमें करंट मूव कर रहा है, हमें नहीं पता कितना कर रहा है तो 2 एम्पेयर हो सकता है। द EMF E is 12 जॉल, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स वी नो दैट EMF जो है उसका यूनिट वोल्ट होता है, जॉल नहीं होता। ओके, तो बी पार्ट करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है 35। The cable to an electric cooker contains a live wire, neutral wire and the earth wire. Okay. When the cooker is working correctly, in which wire are the currents equal? तो कौन सी वायर में करंट इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं तो उसकी लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से करंट जो है वापस आता है, तो लाइव और न्यूट्रल वायर में इक्वल करंट होता है। अर्थ वायर में किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करता जब तक शॉर्ट सर्किट ना हो। ओके, तो अगर वो नॉर्मली वर्क कर रहा है तो इट्स मीन लाइव और न्यूट्रल वायर में जो करंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, द लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर, नहीं, तीनों में करंट इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है द लाइव एंड द अर्थ वायर, लाइव और अर्थ वायर में, नो, अर्थ वायर में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा अगर वो नॉर्मली वर्क कर रहा है। सी ऑप्शन है द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर, यस, सी पार्ट करेक्ट होगा, न्यूट्रल और अर्थ वायर में इक्वल करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। The manufacturer of an electric heater states that only one heater must be connected to the main wiring through any fuse. Okay. The current in the circuit with only one heater is 9 ampere. The fuse rating is 10 ampere. Okay. अगर इस सर्किट में जो वन हीटर जो है 9 एम्पेयर का होता है तो हम 10 एम्पेयर का फ्यूज यूज करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Despite the warning, a second identical heater is added as shown. Okay. इनको सुकून नहीं है, इन्होंने मरने का राते हैं मुझे लगता इस तरह के काम करते हैं। When the switch is closed, the fuse blows. Of course यही होना था, फ्यूज लगा हुआ था तो बच गए, एक और हीटर लगा दिया 9 एम्पेयर का। अब जो टोटल करंट इस सर्किट से आना है स्विच क्लोज करने के बाद वो 18 एम्पेयर का आना है, तो 18 एम्पेयर और फ्यूज 10 एम्पेयर का, तो ऑफ कोर्स फ्यूज ने तो ब्लो होना ही है, फ्यूज कैसे काम कर सकता है।
ओके, फिर क्या होता है, द फ्यूज इज रिप्लेस्ड विद 20 एम्पेयर। ओके, अब मसला हल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हीटर्स को एड अप करें तो टोटल करंट जो आना है वो 18 एम्पेयर का आना है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम 20 एम्पेयर का फ्यूज लगा देंगे तो वो 18 से ज्यादा होगा, तो अब जो है फ्यूज प्रॉब्लम नहीं करेगा, फ्यूज तो नहीं चलेगा। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड? तो अब क्या होगा, अब देखें ऊपर उसने मेंशन किया था स्टूडेंट्स कि ये जो मैन्युफैक्चर है इसने ये सारा सिस्टम बनाया है, ये 1 हीटर 9 एम्पेयर के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसमें जो उसने वायरिंग यूज की है, वायर यूज की है, वो भी उसी लिहाज से यूज किए जिसमें से 9 एम्पेयर का करंट जो है वो अच्छा पास होगा। अगर हम ज्यादा करंट यूज करेंगे तो वायर जो है क्योंकि वो थिन है वो उतना करंट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो वो वायर्स जो है वो हीट अप हो जाएंगी और वायरिंग हीट अप हो जाएगी, और वायरिंग हीट अप होने से होगा क्या कि आग भी लग सकती है वायरिंग में, तो ये मसला हो सकता है। ऑप्शंस को रीड करते हैं। ईच हीटर ओनली रिसीव हाफ द करेक्ट करंट। नो, हाफ करंट नहीं, हीटर से अपना पूरा करंट लेना है। वो अगर 9 एम्पेयर का 1 हीटर है तो उसने 9 एम्पेयर ही रिसीव करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 एम्पेयर लगा दिए तो वो आप जो है हाफ ऑफ करंट हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। बी ऑप्शन है ईच हीटर रिसीव्स ट्वाइस द करेक्ट करंट। वो हीटर डबल करंट रिसीव करेंगे, नहीं, ऐसे भी नहीं है, जितना उनको चाहिए करंट वो उतना ही अब्सॉर्ब करेंगे। वो पाकिस्तान हुक्मरानों की तरह थोड़ी है फिर इतना मिले वो लेते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दी सर्किट वायरिंग कनेक्टेड दी हीटर्स टू द मेन में ओवरहीट। यस, जो वायरिंग है वो ओवरहीट हो सकती है, तो सी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। अ कॉइल इज रोटेटिंग इन a magnetic field. The coil is connected to oscilloscope. The diagram shows the trace on the screen of the oscilloscope. Okay, the coil now speeds up and rotates twice as fast. Which diagram shows no trace? ओके, अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 काम किए। एक तो हमने किया कि कॉइल की स्पीड अप कर दी है। स्पीड अप करने से क्या होगा कि अब वो फास्टर साइकिल पास होंगे, और दूसरा हम रोटेट भी ट्वाइस कर रहे हैं, यानी कि अब पहले अगर 2 साइकिल्स हमारे पास आ रहे थे तो अब हमारे पास 4 साइकिल्स आएंगे, और स्पीड इंक्रीज करने की वजह से अब एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इस पे एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट में ऐसे लग रहा है जिसमें स्पीड इंक्रीज भी हुई है और साइकिल भी हमारे पास 4 शो हो रहे हैं, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। अ टीचर यूजेस दिस सर्किट शोन। ओके, ये एक सर्किट है जो टीचर हमें दिखा रहा है। ओके, द आइडेंटिकल लैंप्स X एंड Y आर कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज AC पावर सप्लाई बाय हाई रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन वायर। बोथ लैंप्स आर स्विच्ड ऑन। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, लैंप X इज देन स्विच ऑफ। ओके, लैंप X को हमने स्विच ऑफ कर दिया, लैंप Y स्टे स्विच ऑन। व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज एंड द पावर सप्लाई टू द लैंप Y? तो क्या होगा, वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर हमने X को ऑफ कर दिया है तो अब सब की सब एनर्जी वो Y को प्रोवाइड होगी, तो Y को एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी और उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द वोल्टेज सप्लाई टू द लैंप Y इज इंक्रीज हो जाएगी, यस इंक्रीज हो जाएंगे वोल्टेज भी, एंड द पावर सप्लाई टू द लैंप Y वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अ कार बैटरी सप्लाइज अ करंट इन वन डायरेक्शन। ओके, अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिचार्ज द बैटरी। Which circuit recharge the battery using an alternating current supply and a diode? Okay, तो एक डायोड यूज करना है हमने और हम जो है बैटरी को चार्ज करना है, यानी बैटरी को करंट प्रोवाइड करना है, उससे वापस ना आए करंट, ऐसे हमने सर्किट बनाना है एक डायोड यूज करके, बैटरी यूज करके। तो कौन सा सर्किट करेक्ट है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं पहले आपको पोल्स बता देता हूँ डायोड के। ये पी पोल होता है और ये एन पोल होता है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और बैटरी का पॉजिटिव चार्ज आपस में मैच हो रहा हो, इट्स मीन के वहां से करंट पास होगा, और अगर दूसरी तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव मैच हो रहा है, इट्स मीन के यहाँ से करंट जो है वो पास नहीं हो सकता, या अपोजिट पोल है। तो ये जो हमारे पास डायोड है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस का मतलब है कि यहाँ से करंट बैक साइड पे पास नहीं हो सकता, ये अलाउ ही नहीं करेगा करंट जाने को। तो ये जो डायोड है इससे सिर्फ इस डायरेक्शन से करंट फिर पास होगा और बैटरी तक आएगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओके, तो यानी कि ये ए पार्ट ही करेक्ट है, जिसमें जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, इसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, जिसमें करंट जो है वो इस तरफ से पास होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 40 की तरफ। A proton has charge Q and mass m. Okay, what is the charge and what is the mass of the alpha particle? Students, we know that कि alpha particles में 2 proton and 2 neutrons होते हैं। तो
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्यू चार्ज है 1 प्रोटॉन पर, इट्स मीन कि इसमें 2 क्यू चार्जेस होंगे क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं और टोटल 4 पार्टिकल होते हैं, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है। ओके, तो इट्स मीन टोटल 4 हमारे पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मिला के 4 मास है इसका, तो 4m जो है टोटल मास होगा। तो हम इसको देखते हैं ऑप्शंस में, 2q चार्ज एंड 4m मास, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है या स्पेशल पेपर है जो आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सका कोशिश करूंगा कि उसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।